आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर आयशा मियाँ से, जो बच्चों और नौजवानों की जहनी सेहत की मोतबर तरीन आलमी तंजीम इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री एंड अलाइड प्रोफेशंस की 2026 से 2030 के सेशन के लिए सदर मुंतखब हो गई हैं। पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर तिब्बी मैदान में ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि डॉक्टर आयशा मियाँ 1937 में कायम होने वाली इस आलमी तंजीम की जो सरबराही है वो करने वाली पहली पाकिस्तानी और पहली जनूबी एशियाई मौलिज बन गई हैं। डॉक्टर आयशा मियाँ का इस आला तरीन बैनुल-अक़वामी ओहदे पर इंतखाब दुनिया भर में कम और मुतवसत आमदनी वाले ममालिक से उभरने वाली तिब्बी महारत और सलाहियतों के एतराफ़ की एक रोशन अलामत है। और डॉक्टर आयशा आगा खान यूनिवर्सिटी की फारिग तहसील हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में बतौर फैकल्टी मेंबर खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। साल 2013 में पाकिस्तान वापसी के बाद उन्होंने आगा खान यूनिवर्सिटी में शोबा नफ्सियात की चेयरपर्सन और फाउंडिंग डीन ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस के तौर पर गिरां कदर खिदमत अंजाम दी, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की बुनियाद रखी। डॉक्टर आयशा इस वक्त साइनैप्स पाकिस्तान न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट की बानी और CEO हैं, जहां वो पाकिस्तान में जहनी सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए शवाहिद पर मबनी जो तिब्बी खिदमात हैं, तालीम है, तहकीक है और वकालत है, उसके शोबों में भरपूर काम कर रही हैं। उनका इंतखाब पाकिस्तान में जहनी सेहत के शोबे में एक नए दौर का आगाज़ है और अभी तक डॉक्टर साहिबा जितने बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स जीत चुकी हैं, मेरा ख्याल है उनका जिक्र करना हमने शुरू कर दिया तो हमारे सेगमेंट का जो वक्त है वो उसी में ही गुजर जाएगा। तो बगैर किसी तवक्कुफ के बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर आयशा मियाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले व्हाट एन ऑनर, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू जी एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। इतनी तारीफें वैसे मैंने पहले अपनी बारे में कहीं नहीं सुनी है, सो थैंक यू फॉर दैट। और अभी ये पूरी नहीं है, मैं उसकी माजरत पहले ही कर चुकी हूँ। राइट नहीं, मैं इसके बारे में सोच भी रही थी कि इंडीड यू नो इट बहुत ज़्यादा ऑनर है एंड काम तो मैं इस स्पेस में बहुत अरसे से कर रही हूँ, बट जो आपने एक बात कही कि ग्लोबल लेवल पे अगर इस चीज़ का एतराफ़ अब हो रहा है कि हमें लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज से और उन ममालिक से भी हमें रिप्रेजेंटेशन लानी चाहिए और उनको एक आवाज़ देनी चाहिए, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आई थिंक हमारे रीजन के हिसाब से भी एटलीस्ट अब पूरा का पूरा रीजन, पूरा जो खित्ता है हमारे सारे ममालिक का, मुस्लिम कंट्रीज का, वो एक रिप्रेजेंटेशन हो जाती है एक लीडरशिप लेवल पे, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल, वैसे इस अचीवमेंट के बारे में, इसके इम्पैक्ट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये बताएं कि ये मुसलसल कामयाबियां कैसे हासिल की जाती हैं? इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड आपने जो है अपने साथ रखा है, क्या फिक्स माइंडसेट होता है, ग्रोथ माइंडसेट होता है, किस तरह से आगे लेके चलती हैं और मुसलसल कैसे कामयाब होते रहते हैं आप? बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ होते हैं और मेरे ट्रेनीज हैं और पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में ही एक्चुअली, क्योंकि मैंने बहुत जगह काम किया है, बहुत सारे मेरे मेंटीज हैं, तो मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि देखें, ये काम कामयाबियां तो अलग बात है, लेकिन अगर आप वाकई दिल से काम करना चाह रहे हैं और आप अपने काम के बारे में पैशनेट हैं, तो कामयाबियों का नहीं सोचना है, काम का सोचना है कि किस तरीके से हमने काम करना है कि इम्पैक्ट आए। लेकिन अब जो एक थोड़ा सा मसला आ गया है कि दिस काइंड ऑफ वर्क सिर्फ और सिर्फ अगर आप डीप वर्क कर रहे हैं, अगर आप वाकई अपने स्पेस में जो है वो एक शैलो लेवल पे काम नहीं कर रहे कि ऊपर से बस सतही तौर पे कुछ करके और अब तो AI वगैरह इस्तेमाल करके हमने काम कर लिया, तो एक तो डेप्थ होनी चाहिए काम में, पैशन होना चाहिए, आपका बिलीफ होना चाहिए, और दूसरा ये कि एक जिसको मैं ग्रिट कहती हूँ कि बहुत, ये सिर्फ कामयाबियां नजर आ रही हैं क्योंकि जो मेरी फेलियर्स हैं वो तो मैं अपने CV पे शायद नहीं डालूंगी, बहुत ज्यादा रुकावट आती हैं, बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन अगर आपके सामने इफ यू हैव योर आई ऑन द प्राइज कि आगे करना क्या है, इवेंचुअली पहुंचना कहाँ है, तो यू जस्ट हैव टू गेट अप एंड गेट बैक इनटू द प्लेइंग फील्ड। ज़बरदस्त बात की है आपने। चैलेंजेस डेफिनेटली आते हैं और आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। अच्छा, आप इस एजाज़ की थोड़ी सी बात करते हैं कि कितना बड़ा एजाज़ है, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है, और ख़ास तौर पर ये जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जहाँ पर ये जो नफ्सियाती मसाइल हैं, डॉक्टर साहिबा, उन्हें तो बिल्कुल सीरियस लिया ही नहीं जाता ना, शायद मसला या इशू उन्हें कंसिडर ही नहीं किया जाता अनफॉर्चुनेटली। तो ये बेसिकली कितने ख़तरनाक होते हैं और बाज़ औक़ात अगर इनको ट्रीट नहीं किया जाता या इनको
आप क्या कह लें कि इनको कंसर्न जो है वो नहीं दिया जाता, तो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल जानलेवा साबित हो सकते हैं। और अभी तो मैं ये भी लोगों को समझाना शुरू किया है कि आपके जो बाकी अमराज हैं, देखिए मैं थोड़ा सा बैक ऑफ इसमें, कि आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, वो ऑर्गन है बॉडी का जैसे दूसरे ऑर्गन है। तो जैसे आपने दिल का ख्याल रखना है, अपने पैनक्रियास का ख्याल रखना है, अपने लंग्स का रखना है, उसी तरह आपने अपने ब्रेन का भी रखना है। ये किसी स्पेस में ये बीमारियां नहीं हो रही होती। जब लोग इसको कह देते हैं ना मेंटल इलनेस, और आपकी बॉडी से अलग कर देते हैं, जब वो कहते हैं कि माइंड एंड बॉडी, तो ये ब्रेन माइंड बॉडी का हिस्सा है। सो आई थिंक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए समझना कि ये कोई मेकअप, people are not making up these illnesses, they're real illnesses, right? ब्रेन, और अगर ब्रेन ही आपका सही नहीं है तो ब्रेन तो आपके सारी बॉडी को मैनेज कर रहा है। तो आपके अगर ब्रेन ठीक नहीं है, अगर आपका ब्रेन स्ट्रेस में है, किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो आपके दिल के अमराज भी वर्स होते हैं, आपके स्किन के, आपके कैंसर्स में अब आ गया है कि डिप्रेशन एंजाइटी से कैंसर ज्यादा होते हैं। कार्डियक डिजीज का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर दिल के अमराज स्ट्रेस बन गया। पहले स्मोकिंग होता था, अब स्ट्रेस हो गया है। सो ब्रेन का, दिमाग का ख्याल रखना, अपने जहन का, अपने दिमाग का ख्याल रखना बहुत शिद्दत से जरूरी है। दूसरी चीज ये कि ये ज्यादातर जो अमराज हैं, जहनी अमराज जिसको कहते हैं, दिमागी अमराज कहते हैं, ये शुरू होते हैं कोई 15-16 साल की उम्र में। 70% अमराज 15-16 साल की उम्र में शुरू होते हैं, अडल्ट एज में नहीं शुरू होते हैं। तो दैट इज वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट कि जैसे ही हमें लगे कि बच्चों को कोई तकलीफ हो रही है, बच्चे किसी परेशानी में हैं, या हमारे टीनेजर्स या एडोलेसेंट्स किसी परेशानी में है, तो उसी वक्त माँ बाप को चाहिए कि किसी डॉक्टर को या किसी साइकोलॉजिस्ट को, थेरेपिस्ट को, अपने जनरल फिजिशियन को जाके जरूर बताएं कि क्या क्या कंसर्न्स हैं और हम इसका किस तरीके से फौरी तौर पे इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर आयशा, माँ बाप का जिक्र किया, आप देखते हैं कि वेस्ट की बहुत सारी रिसर्चेज जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो माँ बाप पर बहुत बर्डन जो है कायम करती हैं, और कहती हैं कि उनकी जो बेसिकली उनकी परवरिश में जो बच्चे पलते हैं, उनमें जो मौजूद कमियाँ होती हैं वो फिर मैनिफेस्ट होती हैं जब वो बड़े होते हैं। लेकिन हमारे खित्ते में तो ये बचपन से कहा जाता है कि अगर आपकी तरबियत ठीक नहीं हुई तो आप जो है वो अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे। आपकी तरबियत, यानी आपकी माँ बाप ने तरबियत अच्छी नहीं की, तो ये तो पहले से एक फिनोमेना मौजूद था हमारे खित्ते में, जो वेस्ट शायद अब अपना रहा है। जी देखिए, दो चीजें होती है ना, एक तो हमारे जेनेटिक्स होते हैं, तो जीन्स होते हैं। बहुत सारी बीमारियां जीन्स के थ्रू हमारी जनरेशन से जनरेशन में आती हैं। और मसला ये हुआ है कि जो जहनी अमराज हैं, दिमागी अमराज हैं, उसको चूंकि हमारी पुरानी जनरेशंस ने सीरियसली नहीं लिया, हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स भी नहीं थे, तो वो चीजें जो है हमारी जनरेशंस में मैनेज ही नहीं हुई हैं। ट्रॉमा इतना ज्यादा है, हिस्टोरिक ट्रॉमा है, जनरेशनल ट्रॉमा है, पार्टीशन का ट्रॉमा है, मतलब जो कुछ भी है वो चलता चला आ रहा है। तो इस हमारी जनरेशन में ये बहुत ही ज्यादा अब देखने को मिल रहा है, बिकॉज आगे हमारी जनरेशन और हमसे पिछली जनरेशन ने इस पे तवज्जो ही नहीं दी। तो एक चीज ये है कि एक जेनेटिक्स और दूसरा नर्चर होता है, जो आप कहते हैं कि जो तरबियत कैसे हो रही है। तो दोनों चीजें जब साथ मिलती हैं तो फिर प्रॉब्लम आता है। राइट। और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, हमें अपना ये जो ट्रॉमा है, या हम जिस तरह से हमारे वालिदैन को ये ट्रांसफर हुआ, आगे गुरेज करना चाहिए इसको ट्रांसफर करने से अपनी नई नस्ल में। डॉक्टर ख्याल रखना चाहिए। अगर हम इसकी बात करते हैं कि बेसिकली जो नफ्सियाती मसाइल हैं, आपने कहा कि बच्चों में शुरू हो जाते हैं, टीन्स में शुरू हो जाते हैं, इसके माइनर सिम्टम्स क्या होते हैं जहाँ से ये शुरू होते हैं? लाइक अगर हम अपने बच्चे में वो तब्दीलियाँ देखें तो हम कंसर्न हो जाएं और उसको किसी फिजिशियन के पास ले जाएं और पहले उससे डिस्कस करें, फिर उसकी रिकमेंडेशन में हम उसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएं, तो कितना ज़रूरी है कि पहले ही सिचुएशन को भांपा जाए और देखा जाए कि ये तब्दीलियाँ अगर आ रही हैं तो हम अपने बच्चे को या उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर सीरियस हो जाए। बिल्कुल, देखिए एक तो बात सिंपल सी है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जितना ज्यादा हम प्रिवेंशन की स्पेस पे रह सकते हैं, अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं, बच्चों पे ज्यादा दबाव नहीं दे रहे हैं, बच्चों को प्यार मोहब्बत से पाल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा जो हमारे एक प्यूनिटिव तौर तरीके हैं कि बच्चों को जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से पालना है, करना है और हर वक्त उन पे पढ़ाई का दबाव डालना है, ये चीजें ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा प्रिवेंशन की बेसिस पे ही काम बेहतर हो। बट अगर आपको बेसिक सिंपल सी एक चीज होती है कि अगर
आपको लग रहा है कि आपका बच्चा, आपका टीनेजर जैसे पहले था उससे चेंज हुआ है, बहुत आउट गोइंग था, सब फ्रेंड्स वगैरह में मिलता था, लोगों से मिलता था, अब खामोश हो गया है, अलग अलग रह रहा है, आइसोलेटेड रह रहा है। पहले बी ग्रेड आ रहे थे, अब डी आ रहे हैं। स्कूल से कोई कंसर्न आई है कि ये जो है इसकी तबीयत में कुछ चेंज आया है, नींद खराब हो रही है, खाना पीना छोड़ दिया। तो जो भी एक पहले एक फंक्शनिंग लेवल था उससे अगर बच्चा शिफ्ट होता है, चेंज होता है अपनी फंक्शनिंग लेवल पे, पैटर्न तो चेंज ये होता जो है, है बेसिकली indicator है। पैटर्न्स आपके अगर चेंज होते हैं तो दैट इज एन इंडिकेटर दैट समथिंग इज नॉट ओके। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये कितना ज़रूरी है कि आप अपने इमोशनल नीड्स को अटेंड करें, क्योंकि बहुत सारी जो इमोशंस हैं हमारे अनअटेंडेड जाते हैं और फिर हमें भी यही प्रैक्टिस करवाई जाती है कि उनको शट डाउन ही रहने देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसको प्रोसेस करना कितना ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि शट डाउन रहना ही बेहतर है। देखिए, बात तो इमोशंस तो हमारे प्राइमरी इमोशंस हर एक के अंदर होते हैं, मर्द औरत जो भी जिस तरह के भी आप लोग हो, आपके 4 प्राइमरी इमोशंस हर एक के अंदर होते हैं, जिसको सैडनेस है, जॉय है, फियर है, और सैडनेस, फियर, जॉय एंड एंगर। तो ये 4 आपके प्राइमरी इमोशंस हैं जो हर एक को होते हैं। तो ये कहना कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आप उदास क्यों हो रहे हैं, या आपको डर क्यों लग रहा है, ये बहुत ही बायोलॉजी के खिलाफ है, इंसान की फितरत के खिलाफ है। ईच एंड एवरी पर्सन हैज इमोशंस। आइडिया ये होता है कि हमने सीखना कैसे है कि इस इमोशंस को हम EQ या इमोशनल इंटेलिजेंस पे कैसे लेकर जाएं। हाउ आर वी अंडरस्टैंडिंग आवर इमोशंस, हाउ आर वी मैनेजिंग आवर इमोशंस, और इस तरीके से हम हमारे आसपास की फैमिली के और कम्युनिटी के उनके इमोशंस किस तरह से समझ रहे हैं। इसको EQ कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जरूरी है, बहुत जरूरी है कि अपने इमोशंस के साथ आप कनेक्टेड रहें। और हमारे मुल्क में औरतों को तो फिर थोड़ा सिखा देते हैं कि इस तरह मैनेज कर लो, इस तरह कर लो। फैमिलीज होती हैं वो आपस में सहेलियों से बात कर ले। मर्दों को तो बिल्कुल कोई सिखाता ही नहीं है। तो चलते फिरते जो उनको गुस्सा हर वक्त आ रहा होता है और सब बोलता है कि that's not okay, that's not normal. So I think it's really important कि उनको सिखाया जाए कि अपने इमोशंस को बात भी करनी है, एक्सप्रेस भी करना है, बहुत शुक्रिया। और एड्रेस भी करना है। डॉक्टर आयशा मियां हमारे साथ मौजूद थी, अपनी जर्नी तो हमारे साथ डॉक्टर आयशा शेयर करी थी, इसके साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त टिप्स भी दी हैं, और यही कहा है उन्होंने भी कि अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करना भी हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी जहनी सेहत का भी ख्याल हमने खुद ही रखना है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।